स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप लगातार वीडियोस देख रहे हो, हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 9 में स्टार्टिंग में हमने चुंबकीय फ्लक्स के बारे में पढ़ा, फैराडे के प्रयोग पढ़े, फिर फैराडे के नियम दोनों इंपॉर्टेंट थे, पहला नियम दूसरा नियम। पहला नियम बताया करता था कि भाई घटना क्यों घटित हुई कि जब तक चुंबकीय फ्लक्स बदलता रहेगा तब तक विद्युत वाहक बल बनता रहेगा। दूसरा नियम परिमाण बताता है कि जो फ्लक्स में परिवर्तन की दर है वो चुंबकीय फ्लक्स के जो विद्युत वाहक बल का परिमाण है। फिर लेंज का नियम पढ़ा, हर स्थिति में विरोध, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज धारा वगैरह याद आ गई होगी। जो सरा एस की भांति काम करता है वहाँ क्लॉकवाइज, एन मतलब आंटी मतलब उल्टी मतलब एंटी क्लॉकवाइज याद आ गया होगा, है ना। फिर लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण की पालना कैसे कर रहा था, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हर स्थिति में वर्क करना होता है, वो पूरा एनर्जी में स्टोर्ड हो जाता है। लेंज के नियम के बाद में आपने देखा चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की रेखीय गति मोस्ट इंपॉर्टेंट है वीवीएल, थीटा डिग्री पर होता तो वीवीएल साइन थीटा, और वेग चुंबकीय क्षेत्र लंबाई 3 में से कोई 2 समांतर हो तो आंसर 0। फिर आपने असमरूप क्षेत्र में कल लूप की गति करवाई थी, तब भी ईएमएफ कुछ बीवीएल वाली ट्यून पर ही आया था, वेग लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र V1 माइनस V2 और करंट चाहिए तो R से भाग और दे देना। इन पर आधारित मैं क्वेश्चन भी आपको करवा चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि यहां तक चैप्टर बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा होगा। बच्चों इसमें आज की हेडिंग और थोड़ा सा आपको परेशान करेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, पर एग्जाम में कम पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। रीजन है उसका थोड़ा ज़्यादा लेंथी है, इतना लेंथी हमारा पेपर बनता नहीं है। तो हेडिंग का नाम है ऊर्जा संरक्षण। अब आप कहोगे सर ये तो आपने लेंज के नियम में पढ़ा दिया। बच्चों वो लेंज के नियम का था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि लेंज का नियम किस तरीके से ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है समझाइए, तब तो आप बोल लिखोगे जो मैं आपको समझा चुका हूं। और सिंपल कोई ऊर्जा संरक्षण करवाए तो ये हेडिंग जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो अब बच्चों पूरा ध्यान बिल्कुल बोर्ड पे होना चाहिए सबका टोटल। अब आप समझना हमें ऊर्जा संरक्षण की पालना कैसे करवानी है। देखिए हमने कोई असमरूप क्षेत्र लिया, चाहे जैसा ले लो, जो आपकी इच्छा, कोई पाबंदी नहीं है आपके ऊपर। ये लो बच्चों एक असमरूप क्षेत्र मान लिया, पहले समरूप बनाओ, बराबर डॉट ले रहे हैं। डॉट क्यों लिया इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। ये तो हो रहा है अपना समरूप। डॉट का मतलब आप सबको पता होगा कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर है। समरूप है, असमरूप लेना है, तो ये बना दिया हमने असमरूप। यहां वैल्यू ज्यादा है, पास पास है, और वहां वैल्यू कम है, दूर दूर है। और बना दो, चलो थोड़ा सा और बना दो। पूरी कहानी डायग्राम में से क्लियर हो जानी चाहिए। डायग्राम समझ लिया फिर तो बस लिखना है, कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चों इस जगह पर वैल्यू मान लेता हूं फील्ड की V1, कितनी मान ली V1, और इस जगह पर वैल्यू कितनी मान लूं V2। कल भी तो आपको मैंने पढ़ाया था, असमरूप क्षेत्र क्रॉस लिया था, डॉट भी ले सकते हैं, कोई फर्क। यहां भी मैं क्रॉस भी ले सकता हूं, आपको मैं फीलिंग करा दूंगा कि मैं डॉट क्यों ले रहा हूं। पहले आप समझे जो मैं समझाना चाह रहा हूं। आपने एक असमरूप क्षेत्र लिया, यहां वैल्यू V1, यहां वैल्यू V2। अच्छा, इसमें आपने एक आयताकार लूप रखा, इसमें आपने एक आयताकार लूप रखा। उस आयताकार लूप का जो आपने नाम दिया, चलो आप कुछ भी नाम दे दो, ABCD। क्या नाम दिया आपने? ABCD। आयताकार लूप का नाम क्या दे दिया बच्चों आपने? ABCD। इसकी लंबाई चौड़ाई भी मान लें, लंबाई तो मान लें इसकी L, स्मॉल L ही मानेंगे, पता है आपको क्यों। और चौड़ाई आप इसकी मान लीजिए स्मॉल b। खैर स्मॉल b यहां काम मारा पर कोई टेंशन नहीं है। यह कहानी समझ में आई कि भैया चित्रानुसार L लंबाई और B चौड़ाई का एक आयताकार लूप है, एक आयताकार लूप है जो असमरूप चुंबकीय क्षेत्र में आपको दिख रहा होगा। क्षेत्र असमरूप है, क्षेत्र के लंबवत V वेग से गति करेगा ये बच्चों, जैसे हमने कि कल करवाया था, बिल्कुल वही वाली हेडिंग है। इसलिए मैंने कल कहा था
कि उस हेडिंग का मैं यूज करूंगा। जिन बच्चों ने पढ़ी होगी उनके लिए आज एक नया शब्द नहीं सिखाऊंगा, बस उन्हीं को घुमा फिरा करके सेट करूंगा। जो नहीं पढ़ के आए होंगे उन्हें बहुत तकलीफ होने वाली है। देखना कहानी समझ में आई कि हमने एक आयताकार लूप लिया, लंबाई कितनी है l, समझो बातों को धीरे धीरे, चौड़ाई कितनी है b, असमरूप क्षेत्र हमारे दिमाग में बैठ के कैसे लेते हैं, क्षेत्र के लंबवत ये v वेग से गति करेगा। अब बच्चों ध्यान से सुनना, जब ये लूप गति करेगा तो इसमें करंट बहेगा, कल आपको पढ़ाया था मैंने। इसमें जो विद्युत भागफल बनेगा लूप में वो बनेगा LV B1 सर याद कैसे होगा, बड़ी आसान ट्रिक है, BVL दिमाग में रख। चुंबकीय क्षेत्र की जगह तो B1 B2 और वेग और लंबाई BVL तो है, और इसमें करंट कितना बहेगा सर, मैंने कहा था बच्चों रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देना। अब अगर कल का लेक्चर आपने पढ़ाया तो ये आपके लिए बिल्कुल चींटी बराबर है, कोई खास दम है नहीं है। ये बात तो हमें समझ में आ गई कि आयताकार लूप असमरूप क्षेत्र में जब गति करेगा, आयताकार लूप जब असमरूप क्षेत्र में गति करेगा तो उसमें करंट कितना बहेगा साहब, LV/R B1 B2। क्लियर कहानी होनी चाहिए। अच्छा, ये करंट किस दिशा में बहेगा? अब दो दिशाएं संभव है सर, एंटी क्लॉकवाइज बह रहा है कि क्लॉकवाइज बह रहा है, इसका आकलन कैसे करें? अब यहां आपको दिमाग लगाना है बच्चों, सोचना। अच्छा, थोड़ा मैं कल के हेडिंग में घुसता हूं। यह करंट किसकी वजह से बह रहा है? मैंने कहा था कि इस फ्रेम को 4 चालकों से बना हुआ मान लूंगा। ये AD चालक काम का नहीं है और BC चालक भी काम का नहीं है, क्योंकि इनमें तो EMF बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इनकी जो लंबाई है वो वेग के समांतर है, वेग की दिशा में है, और जिस चालक के लिए लंबाई वेग की दिशा में हो वहाँ EMF 0 आता है। फिर सर ये EMF बन किन की वजह से रहा है? भाई साहब EMF बन रहा है AV की वजह से और DC की वजह से। मतलब एक तरीके से AB और DC, ये धारा समझना बड़ी बात है। धारा समझने के बाद कहने को तो पूरी हेडिंग में कुछ नहीं है, मैं चाहूँ तो और भी तरीके हैं, पर मैं आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठाना चाहता हूँ भाई, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप आजीवन याद रखोगे इस चीज़ को। अच्छा, ये देखना चाह रहा हूँ मैं कि ये भी एक बैटरी की तरह काम कर रही होगी। कल मैंने कहा था कि जब भी कोई रॉड चुंबक क्षेत्र में गति करती है, EMF अगर बन रहा है तो वो एक बैटरी की तरह काम करेगी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि सर अच्छा, इसका EMF मुझे पता रहेगा BVL, इसका चूंकि फील्ड B1 है तो VB1L और इसका VB2L। मैं जानना चाहता हूं कि सर अगर ये बैटरी है, ये समझ में आ गया ना, AB कैसे बैटरी है, AB का EMF है, AB बैटरी की तरह बिहेव कर रही है, तो सर कहां प्लस है कहां माइनस है? क्योंकि अगर आपने प्लस और माइनस बता दिया ना, तब तो हम बता देंगे करंट कहां बहेगा। तो बच्चों वो सिंपल वाला नियम, उंगली चुंबक क्षेत्र में मतलब बाहर की ओर, डॉट है ना, अंगूठा धारा में, धारा गति की विपरीत दिशा में, रॉड इधर गति कर रही है, रॉड में बैठा हुआ मुक्त इलेक्ट्रॉन भी इधर गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव कण है तो करंट नेगेटिव से उल्टा बह रहा होगा। पता है कि नहीं पता है? उंगली चुंबक क्षेत्र में बाहर, अंगूठा धारा में, वेग के अपोजिट, तो हथेली बल को दर्शाएगी। मतलब ये इलेक्ट्रॉन B से कहां चले जाएंगे? एक ही ओर। बच्चों याद करो, कल चुंबक क्षेत्र क्रॉस था तो ऊपर से नीचे आया। आप क्रॉस लेके भी पढ़ सकते हो, आप डॉट लेकर भी पढ़ सकते हो। उंगली चुंबक क्षेत्र में, अंगूठा धारा में, धारा समझ गए ना आप, वेग की विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन इधर गति का माना है मैंने। उंगली चुंबक क्षेत्र में, अंगूठा धारा में, हथेली बल को दर्शाएगी। तो सर सोचने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रॉन B से कहां गति करेंगे? एक ही ओर। तो जब इलेक्ट्रॉन B से A जा रहे होंगे, जब इलेक्ट्रॉन B से A जा रहे होंगे तो सर B तो बन जाएगा पॉजिटिव और A बन जाएगा नेगेटिव। ये समझ में आया कि नहीं आया? B बनेगा पॉजिटिव और A बनेगा नेगेटिव। सेम तरीके से सर यहां भी तो पोलैरिटी आएगी, बिल्कुल आएगी। उंगली चुंबक क्षेत्र में, अंगूठा धारा में, हथेली बल को दर्शाएगी। कॉपी में बना के देखना बच्चों, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। सर दो बैटरियां हो गई हमारे पास, ये समझो दो बैटरी हो गई। एक बैटरी तो ये हो गई, मैं इसकी जगह अगर एक बैटरी का रूप बनाऊं थोड़ा समझाने के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव, एक बैटरी तो यहां आ गई, प्लस और माइनस, क्योंकि ऊपर माइनस है और नीचे क्या है? प्लस। और एक बैटरी यहां बना दें सर, माइनस और प्लस। अब सोचना आप ध्यान से बच्चों, ये सर्किट मैंने इस तरीके से डिजाइन कर दिया कुछ। ये कहानी आपको समझ में आई ना कि दो रॉड है, चार रॉड थी इसमें, पर दो रॉड तो काम की है ही नहीं है। रॉड की तो दो ही काम है, दो ही रॉड काम की है। अब अगर आप इस बैटरी को देख रहे हो तो करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो, दिमाग लगाओ ना ध्यान से अपना भाई। करंट बैटरी के प्लस से निकलता है और करंट कहां प्रवेश करता है? माइनस में। करंट बैटरी के प्लस से निकलता है और कहां प्रवेश करता है? माइनस में।
तो सर अगर हम इस बैटरी की बात करें तो इसका प्लस ये रहा, करंट इस प्लस से निकलेगा और कहाँ चला जाएगा, माइनस में, तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट बह रहा है। पर अगर सर इस बैटरी की को देख लेना अगर हम, तो हमें ऐसा लगेगा करंट प्लस से निकल रहा है और माइनस में घुस रहा है क्लॉकवाइज, मतलब दोनों बैटरियों में युद्ध होगा। चैप्टर नंबर 5 याद करो बच्चों। अगर दो बैटरियां जिनका एक का EMF E1 हो, एक का EMF E2 हो, सपोर्ट करती हैं, श्रेणी क्रम में हो, तो E1 प्लस E2, और अपोज करती हैं तो युद्ध होगा और ज़्यादा ताकतवर जीतेगा, युद्ध होगा और ज़्यादा ताकतवर जीतेगा। और बताओ जरा दिमाग लगा करके कि ये पहली बैटरी ताकतवर होगी, मतलब इसको E1 मान लिया दिमाग में, इसको E2 मान लिया, कि पहली बैटरी ताकतवर होगी या दूसरी बैटरी ताकतवर होगी। सोच के लॉजिक से आंसर देना कि आपके पास दो बैटरियां हैं, एक का EMF E1 है, एक का EMF E2 है, तो आंसर तो अगर इसके हिसाब से देखा तो करंट बहेगा एंटी क्लॉकवाइज, और इसके हिसाब से देखा तो करंट बहेगा क्लॉकवाइज। तो दोनों डायरेक्शन में तो करंट बह नहीं सकता है, या तो करंट होगा क्लॉकवाइज या करंट होगा एंटी क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है वो डिपेंड करेगा कौन सी बैटरी ज़्यादा पावरफुल है। तो आप ये बताइए कि बैटरी E1 ज़्यादा पावरफुल है कि बैटरी E2 ज़्यादा पावरफुल है। अब पावरफुल का मतलब क्या है, इसका EMF कितना है VVL, और इसका EMF V कितना है VVL। देखो वेग और लंबाई तो दोनों में कॉमन है, वेग और लंबाई तो कॉमन है, EMF डिसाइड करेगा चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र बच्चों यहाँ B1 है, B1 लिख दो, यहाँ कितना है B2 तो B2 लिख दो। और चुंबकीय क्षेत्र B1 मैंने ज़्यादा बताया है, पास पास बल रेखा है, वहाँ दूर दूर है। तो इस बैटरी, जो बैटरी E1 है ना, E1 करंट इस बैटरी के अकॉर्डिंग फ्लो होगा, है ना, ठीक है ना भाई। तो जो करंट फ्लो होगा वो होगा E1 के अकॉर्डिंग, और E1 के अकॉर्डिंग अगर करंट फ्लो हो रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज करंट बहेगा। ये बात समझना जरूरी है। देखो समझाने के और भी कई तरीके हैं, समझाने के तुक्का तो हमारे पास बहुत सारे हैं, तुम्हें पता है ना, पर पैटर्न एक्चुअल में यही है। मैं एक बार और समझाना चाहूंगा इस चीज को, क्योंकि ये समझ में आ गया, दोबारा समझाए पूरा खेल। ज़्यादा इसमें दम है नहीं है। प्रॉब्लम बच्चे को कहाँ आती है कि डायग्राम ही समझ में नहीं आता है एक्चुअल में, कि डायग्राम बना कैसे। आप समझिए, देखो बच्चों, ऊर्जा संरक्षण की पालना करवानी है। आपने एक असमरूप क्षेत्र लिया, असमरूप बनाने का बड़ा ही आसान तरीका है, पहले आप समरूप बना दिया करें। समरूप क्षेत्र का मतलब होता है, देखो बल रेखाओं की दिशा तो एक जैसी ही है, तल के लंबवत बाहर की ओर, बस गैप भी बराबर होना चाहिए, ताकि गैप का मतलब होता है परिमाण बराबर है। अब ये समरूप है, फिलहाल असमरूप बनाना है आपको, तो आप इसमें यहां परिमाण क्या कर दो, ज्यादा। अब ये फील्ड कैसा हो गया आपका, असमरूप। इस जगह वैल्यू कितनी है V1 और इस जगह वैल्यू कितनी है V2। V1 में बल रेखाएं पास पास हैं तो V1 ज्यादा है और V2 कैसा है, कम। ये अपने आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। फिर आपने एक आयताकार फ्रेम बनाया, ये हमारा एक आयताकार फ्रेम हो गया। बात करें इस फ्रेम के नाम की, तो इस फ्रेम का नाम हो जाएगा ABCD, सही है। इस आयताकार फ्रेम को मैं फील्ड के लंबवत गति करवाऊं, तो जब मैं इसको गति करवाऊंगा, कल मैंने ऐसी हेडिंग पढ़ाई थी आपको, तो विद्युत वाहक बल पैदा होगा। कितना विद्युत वाहक बल पैदा होगा, वेग वाला V, VL, V1 माइनस V2, करंट V फ्लो होगा, R से डिवाइड कर लेंगे। बस मुझे यह समझना है कि करंट क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो मैंने कैसे समझाया अभी आपको कि भैया इसमें 4 रॉड हैं, AB, BC, CD और AD। 2 रॉड तो कोई काम की है ही नहीं है, क्योंकि इनमें तो EMF जनरेट होगा ही नहीं, क्योंकि इनकी जो लंबाई है वो वेग की दिशा में है। अच्छा, लंबाई चौड़ाई और मान लें, इसकी जो लंबाई है वो कितनी मान ली साहब आपने, L मान ली, और चौड़ाई कितनी मान ली, V। अब ये तो अंडरस्टूड है कि ये अगर L लंबाई का है तो ये भी L लंबाई का है, ये B का है तो ये भी कितने का होगा, B का ही होगा। अच्छा, अब AB को देखना ध्यान से, AB में EMF बनेगा और CD में EMF बनेगा। EMF इन दो में तो बन सकता है, तो मुझे इन दोनों की पोलरिटी देखनी है, मुझे इन दोनों की पोलरिटी देखनी है। तो पोलरिटी देखने का मतलब उंगली चुंबक क्षेत्र में बाहर, अंगूठा धारा में गति की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन इधर गति करेगा, करंट उससे उल्टा बहेगा। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, ऊपर। जब इलेक्ट्रॉन B से A की ओर जाएंगे तो B बनेगा पॉजिटिव और A बनेगा नेगेटिव। सेम ये बनेगा पॉजिटिव और ये बनेगा नेगेटिव। अब ज़्यादा कौन सा है,
तो आपको ये भी समझ में आता है कि देखो यहां फील्ड ज्यादा है तो इसका प्रभाव ज्यादा है ए बी का, और सी डी का प्रभाव कम है। अब देखो गलती कहां होती है, बहुत से बच्चे कैसे सोचते हैं, अच्छा सर ए भी ज्यादा है ना तो ए बी की चलेगी, और ए बी में ये प्लस और ये माइनस है और करंट प्लस से माइनस की ओर बहेगा, और देखो सर करंट क्लॉकवाइज बह गया। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ध्यान से देखें ए बी तो बच्चों काम कर रहा है बैटरी का, ये पूरी बैटरी है, और बैटरी के अंदर देखो बैटरी के बाहर आप कोई सर्किट डिजाइन करो और इसमें आप बैटरी जोड़ के देखो तो आप क्या पाओगे कि बैटरी के बाहर तो करंट प्लस से निकला, मतलब बैटरी के बाहर तो करंट प्लस से माइनस है, पर बैटरी के अंदर माइनस से प्लस जाएगा, माइनस से प्लस जाएगा। तो ये बैटरी है पूरी, तो करंट माइनस से प्लस इस तरीके से करंट फ्लो होगा। पहली बात तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। अब ध्यान से देखिए, अब एक तरीके से ये हेडिंग मैं इसको चैप्टर नंबर 7 में ले जाऊं, चैप्टर नंबर 7 में ले जा रहा हूं कि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। बच्चों विचार करना, धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। अब एक तरीके से आप ये मानो कि इस आयताकार फ्रेम में धारा बह गई, ये तो आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब इसको पुनः 4 तारों में तोड़ के देखो, एक तार तो कौन सा हो जाएगा ए बी, एक कौन सा हो जाएगा बी सी, एक कौन सा हो जाएगा सी डी, और एक कौन सा हो जाएगा ए डी। 4 धारावाही तार, धारावाही तार मतलब जिन्होंने धारा बह रही है, धारा बह रही है, आई मान की धारा मान ली मैंने कि आई धारा प्रवाहित हो रही है सब में, जिनमें धारा प्रवाहित हो रही है और चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए हैं। तो जब धारावाही चालक, याद आ गया होगा चैप्टर नंबर 7, धारावाही चालक अगर कोई है और वो चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पर जो बल लगता है उसका सूत्र होता है बच्चों ILV sin थीटा। अच्छे से रट लेना, बल का सूत्र क्या होता है ILV sin थीटा। I बहने वाली धारा, L उसकी लंबाई, V वो चुंबकीय क्षेत्र जिसमें रखा हुआ है, और थीटा चुंबकीय क्षेत्र और लंबाई के बीच का कोण है। तो क्या ये चारों धारावाही चालक हैं, चारों ही चुंबकीय क्षेत्र में रखे हुए हैं, तो इन चारों पर बल लगेगा। क्या लगेगा? बल। अब देखो बल कैसे कैसे, पहले मैं बात करूंगा ए बी पर लगने वाले बल की। तो बल की दिशा, यही हथेली का नियम बताएगा मुझे, तो उंगली चुंबकीय क्षेत्र में, अंगूठा धारा में, हथेली से धक्का देने की दिशा बल की दिशा है। चुंबकीय क्षेत्र कहां है? बाहर की ओर, तो उंगलियां हो गई बाहर की ओर। अंगूठा धारा में, धारा कहां बह रही है? नीचे। अब बना के देखना अपने पन्ने पर, ऐसे नहीं, पन्ने पर बनाओ पहले इसको ढंग से, रफ में समझो ढंग से। उंगली चुंबकीय क्षेत्र में, अंगूठा धारा में, हथेली बल को दर्शा रही है, मतलब हथेली आपकी बल इधर लगा रही है, मतलब ए बी पर इस दिशा में बल लग रहा है। अब इस लंबाई एल को मैं हटा दूं, थोड़ा देख ले समझ जाओगे आप, एल लंबाई है ये, इस दिशा में बल लग रहा है, बल को मान लो आप F1, और इसका सूत्र आएगा ILV। आई धारा है, लंबाई इसकी L है, फील्ड कितना है इस जगह पर? B1, तो ILB1, ILB1। कोण की अगर बात करूं तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है, तल में रखा हुआ है तार, तो कोण बन रहा है 90, और sin 90 की वैल्यू कितनी आती है? 1। इसका मतलब इस पर लगने वाला बल कितना आ जाएगा? ILB1। कितना? ILB1। फिर BC पर लगने वाले बल की बात करूं तो उंगली चुंबक क्षेत्र में बाहर, अंगूठा धारक दिशा में, हथेली बल को दर्शाएगी। इस पर बल बच्चों नीचे की ओर लगेगा। F2 अगर नाम दूं तो धारा I, लंबाई है इसकी B, चुंबकीय क्षेत्र कितना है? देखो सर यहां तो B1 है, ये पता है, यहां B2 है, और बीच में ये तो कहीं भी हो सकता है। आप कोई नई वैल्यू मान लो, B ले लो, थोड़ी देर के लिए समझ जाओगे आप। कोण इसका भी 90 है, ऐसे रखा हुआ है तार, चुंबकीय क्षेत्र है बाहर, दोनों के बीच में कोण बन रहा है 90 डिग्री का। तो इस पर बल कितना लगेगा साहब? IBB1। तीसरे की बात करें, इस पर बल कितना लगेगा देखना, F3। परिमाण की एक बात करूं तो ILV sin थीटा, धारा कितनी है I, लंबाई इसकी भी कितनी है L, फील्ड कितना है B2, और sin 90 की वैल्यू वही वापस से कितनी आएगी? 1। और जरा इसकी ध्यान से देखें F4, तो IB, जितना फील्ड यहां लिया है, B लो आप, जितना फील्ड आपने यहां लिया है उतना ही फील्ड तो यहां लोगे। अगर यहां B1 लोगे तो यहां भी B1, यहां B2 लोगे तो यहां B2, यहां कोई नया B3 मानोगे तो यहां भी B3। पर ध्यान से देखो, ये तो आपस में कैंसिल हो गए ना, IBB और IBB समान परिमाण और विपरीत दिशा में है, समान परिमाण और विपरीत दिशा में है, इसलिए ये तो क्या हो गए? निरस्त।
क्या हो गए, निरस्त। पर क्या F1 और F3 कैंसिल हुए क्या? बिल्कुल नहीं हुए साहब। F1 कितना है, ILB1, F3 कितना है, ILB2, बराबर नहीं है। कौन ज्यादा है कौन कम है? तो IL कॉमन है, B1 ज्यादा है, इसलिए F1 ज्यादा है। मतलब अगर मैं परिणामी बल की बात करूं, इस लूप पर परिणामी बल की बात करूं, तो परिणामी बल आ जाएगा साहब ILB1 माइनस ILB2। तो जो परिणामी बल है वो आ जाएगा ILB1 माइनस B2। ये समझ में आया कि नहीं आया? समझिए, आयताकार लूप जब असमरूप क्षेत्र में गति कर रहा है तो उस पर परिणामी बल आ गया। मुझे ऊर्जा हानि मतलब ऊर्जा संरक्षण निकालना है, मतलब एनर्जी तक पहुंचना है, तो बल आ गया। बल से निकालूंगा मैं कार्य, और कार्य का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। बल कितना है, ILB1 माइनस B2। रही बात विस्थापन की, तो याद करो डेल्टा टी समय की बात कर लें। डेल्टा टी समय में ये लूप कितना आगे खिसक के आ गया था, कल बी डेल्टा टी। कितना खिसका था, V डेल्टा टी। तो विस्थापन हो गया आपका V डेल्टा टी। आई की वैल्यू आपको याद होगी, मुझे तो दिमाग में BVL चल रहा है, BVL। तो लूप में कितना आया था, लंबाई, वेग और चुंबकीय क्षेत्र आता है B1 माइनस B2 बटा R और करना होगा, बटा R और करना होगा। ये तो क्या आया है, I। L से गुणा करूंगा तो L स्क्वायर, B1 माइनस B2 से गुणा करूंगा तो इसका भी स्क्वायर, वेग से गुणा करूंगा तो इसका भी स्क्वायर, साथ में डेल्टा टी और आ जाएगा। इतना तो इसमें कार्य हुआ मतलब ऊर्जा हुई, कार्य हुआ मतलब ऊर्जा। पहले यहां तक समझो, काफी लंबी हेडिंग है ये, मैं एक बार समझाई दूं फिर मैं पूरा ढंग से लिखा दूंगा, है ना। एक सूत्र तो ये आ गया, आपने बल निकाला, बल से कार्य निकाला, ये सूत्र बचा के रख रहा हूं मैं ना। अच्छा, ये तो आई जब लूप गति कर रहा है तो कितनी ऊर्जा इकट्ठी हुई। बच्चों, एक धारा का ऊष्मीय प्रभाव आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 5 में। H बराबर होता है, हीट जो आती है वो आती है I स्क्वायर RT, पर यहां से हमने डेल्टा टी लिया है, तो क्या इसको मैं I स्क्वायर R डेल्टा टी कह दूं। धारा के ऊष्मीय प्रभाव से अगर मैं बात करूं तो I स्क्वायर RT आता है। सारे आंकड़े जमा दो, I की वैल्यू जमाओ, I की वैल्यू। अब देखो, रटा होगा उन बच्चों को बड़ी समस्या आ रही होगी, समझा होगा तो दिमाग में VVL लंबाई, वेग, चुंबकीय क्षेत्र सर B1 माइनस B2 बताया, करंट के लिए R से भाग और देना है। पर बच्चों I स्क्वायर करना है तो L का स्क्वायर, B का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, साथ में R डेल्टा टी। R ने R को मार दिया, जो बच गया उस सूत्र को ध्यान से देखो। L स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन R दिख रहा है सर, B1 माइनस B2 का स्क्वायर दिख रहा है, डेल्टा टी दिख रहा है। क्या दोनों एक ही चीज है? क्या दोनों एक ही चीज है? जितनी ऊष्मा इकट्ठी हुई वही ऊर्जा है एक तरीके से। इसका मतलब ये किस पे आधारित है? ऊर्जा संरक्षण की पालना कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर हाफ ईयरली में आया हुआ क्वेश्चन है, खैर ये है ना, दोबारा समझिए और अब आप मेरे साथ साथ लिखने का प्रयास भी करोगे, ठीक है। और समझते हैं इसको, सब पेन कॉपी निकाल लें और हेडिंग डालें ऊर्जा संरक्षण। सब पेन कॉपी निकाल लें और भैया हेडिंग डाल लें अपनी ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, है ना। साइड में डायग्राम बनाएं, सुंदर सा डायग्राम होना चाहिए ताकि सारी चीज एक्सप्लेन कर पाएं। पहले तो आप क्षेत्र बनाइए समरूप, बनाओ मेरे साथ साथ, चलो समरूप क्षेत्र बनाओ। पहले तो क्षेत्र में डॉट बना रहा हूं, डॉट का मतलब होता है मैं बात कर रहा हूं कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। असमरूप चाहिए। अच्छा, इस समरूप में क्यों नहीं होता है, इसका जवाब इस हेडिंग के बाद देंगे भाई ना। किसी दिमाग में चला रहा हो कि सर अगर क्षेत्र समरूप ले लें तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, फिर EMF उत्पन्न ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसकी बात मैं आगे करूंगा, है ना। ये फील्ड लिया, यहां लिख दो आप V1 और यहां लिख दो आप V2। ये जो आयताकार लूप है, एक आयताकार लूप रख दो इसके अंदर, सही है।
इस आयताकार लूप का नाम दे दो ए बी सी डी। एक आयताकार लूप लिया हमने। आयताकार लूप कौन सा है? ए बी सी डी। कौन सा है? ए बी सी डी। वो असमरूप क्षेत्र में रखा हुआ है B1 B2 में। ठीक है, लंबाई मैं सीधा लिख रहा हूं, खाली ज्यादा बड़ा नहीं बनाना। L है और चौड़ाई कितनी है? B। ठीक है, यहां तक लैंग्वेज में बोल देंगे इस चीज को। और ये क्षेत्र के लंबवत कितने वेग से गति कर रहा है बच्चों? v वेग से ये गति कर रहा है। पहले ये बात आप मेरे साथ लिखिए कि माना L लंबाई कॉमा स्मॉल v चौड़ाई का आयताकार लूप, एक आयताकार लूप है भाई। लंबाई कितनी है? L, चौड़ाई कितनी है? भी साथ में लिखते जाओ। माना L लंबाई B चौड़ाई का आयताकार लूप चित्रानुसार असमरूप चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत। माना L लंबाई B चौड़ाई का एक आयताकार लूप चित्रानुसार असमरूप चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत v वेग से गतिशील है। हमने ऐसा मान लिया कि L लंबाई और B चौड़ाई का एक आयताकार लूप है और ये इस असमरूप क्षेत्र में जो आपको नजर आ रहा है क्षेत्र के लंबवत कितने वेग से गति कर रहा है? v वेग से गति कर रहा है। ठीक है ना। अब बच्चों लूप गति करेगा तो करंट बहेगा। अब आप ज्यादा दिमाग मत लगाना, एंटी क्लॉकवाइज करंट। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज क्यों माना? ताकि बल इस तरीके से लगे बाहर की ओर। मैंने आपको बलागुण में पढ़ाई थी कि ऐसे दबने वाले बल थोड़ा सा ठीक फील नहीं करते हम। आंसर उससे भी आएगा पर बेटर नहीं आएगा, है ना। तो इसमें करंट बहेगा एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से। लॉजिक मैंने आपको सिखा दिया है कैसे कैसे, बहुत लंबी कहानी सुनाई है तो आप फिलहाल सीधा याद रख ले वहीं से। गतिशील है, अतः थोड़ा और डीपली जाए। अतः चालक छड़ कौन कौन सी में बनेगा बता तो वाहकवल? ए बी तथा सी डी में। चालक छड़ ए बी तथा सी डी में विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। जब ये आयताकार लूप चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो छड़ ए बी और सी डी में विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। दो में क्यों नहीं बनेगा पता है? कि लंबाई वेग के समांतर आ रही है, इनमें नहीं बनेगा, इन दो में बनेगा। प्रेरित होगा जिससे आयताकार लूप में चित्रानुसार। अब मैंने दिशा क्यों नहीं बताई? क्योंकि अगर किसी बच्चे ने क्रॉस ले लिया होगा, तो उसकी क्लॉकवाइज होगी। डॉट लिया है तो एंटी क्लॉकवाइज। इसे मैं चित्रानुसार कह दिया केवल। लूप में चित्रानुसार विद्युत धारा प्रवाहित होगी। एक बार आप सब इतना लिखिए भाई। हमने एक आयताकार लूप लिया है जिसकी लंबाई है L, चौड़ाई है B। यह आयताकार लूप इस असमरूप चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत v वेग से गति कर रहा है। तो जब ये लूप गति करेगा तो इस लूप में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी चित्रानुसार। क्लियर है? अब मैं इसको चार अलग अलग हिस्सों में तोड़ रहा हूं। पहले में बात मैं चारों पर बल मैं परिणामी बल निकालना चाह रहा हूं। एक्चुअल में मुझे ऊर्जा निकालनी है। ऊर्जा कार्य से आएगी,
कार्य बल से आएगा और बल तब निकलेगा जब मैं इस पर परिणामी बल देखूंगा, और परिणामी बल देखने के लिए मुझे इन चारों रॉडों पर अलग अलग बल देखना होगा। इसलिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बच्चों चालक छड़। चालक छड़ क्या पूर्ण ढंग, और लिखो धारावाही शब्द जरूर जोड़ो, क्योंकि करंट धारा की वजह से तो आया बल। धारावाही चालक छड़ AB पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, क्या इस बल को मैं F1 नाम दे दूं, F1। और धारावाही चालक जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पर बल का सूत्र है ILV sin थीटा, ILV sin थीटा। तो धारा कितनी आ गई I, लंबाई कितनी है इसकी L, चुंबकीय क्षेत्र कितना है यहां पर B1, और साइन 90 क्यों, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबत है और तार तल में रखा हुआ है तो कोण 90 बनना ही है। साइन 90 कितना आता है 1, तो जो बल है F1 वो आपका आ जाएगा साहब ILB1। क्लियर है। दिशा दिखाना चाहो दिखा दो कि ये दिशा में इधर लगेगा, F1 इधर लगने वाला है, बल बाहर लगे इसीलिए मैंने क्षेत्र डॉट लिया था, F3 इधर। आप लॉजिकली आराम से निकाल के देखना, कोई टेंशन नहीं है। इसलिए मैंने पहली बार हर चीज आपको लॉजिक सिखाई है, पर इतना एग्जाम में टाइम मंगाड़ोगे तो सीधा याद हो ही जाएगा। करंट एंटी क्लॉकवाइज है, बल ऐसे लग रहे हैं दूर की ओर, तो ये जो बल है ये कौन सी ओर है, दाईं ओर, तो ये कौन सी है, बाईं ओर। ये बल लगेगा, चाहो तो ब्रैकेट में लिख भी दो, बाईं ओर। बच्चों ये जो बल लगा, ये बल किस पे लगा, AB पर। ये बल किस पे लगा, AB पर। कितना, ILB1। अब हम बात करें किस पर, BC पर लगने वाले बल की। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसी में है, धारावाही चालक छड़ कौन सी, BC पर लगने वाला बल। बल निकालें इस पर, F2 लिख दें उस बल को, F2 कितना आ जाएगा बच्चों, I, इसकी लंबाई कितनी है B, और इस जगह पर आप कुछ भी चुंबकीय क्षेत्र मान लो, मैंने B मान लिया, चलो नॉर्मल, जितना यहां माना है उतना ही ऊपर मानना होगा, कैंसिल हो जाए कोई टेंशन नहीं है। IBV ये कहां है, नीचे की ओर। दो आपको बात समझ में आ गई होंगी शायद, है ना। तीसरी बात करते हैं, एक बार यहां तक नोट करो जल्दी से, स्क्रीन पॉज करके लिखते हो तो लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, इस पर जो बल लगा है, इस छड़ पर जो बल लगा है, इस दिशा में F1 बल लगा है, और वो कितना था, ILB1। यह कितना आया, IBB। अब हम बात करें नेक्स्ट, कौन सी छड़, चालक छड़ CD पर लगने वाला बल। क्या इस बल को F4 F3 नाम दे दें, और वही आएगा बच्चों ILB2, दाईं ओर। मतलब ये जो बल है F3, ये वाला बल है, ये है आपका F3, ILB2, और ये F4 आपको समझ में आ गया होगा, IBB। इसी प्रकार एक और लिख दो, कौन सी, चालक छड़ AD लिख दो बोले, इसे पर लगने वाला बल F4 बराबर IBB, ऊपर की ओर। एक बार आप इतना लिखें फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी लिखिए। आयताकार लूप था, चुंबक क्षेत्र में गति कर रहा था, तो धारा बह गई, और धारा बह गई तो चारों रोडों पर चारों दिशाओं में 4 बल लग गए। इससे हम परिणामी बल तक पहुंचने वाले हैं, ठीक है ना। यहां तक सबने नोट किया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस चित्र को ध्यान से, बल की पूरी कहानी समझ में आ गई ना। दिमाग लगाएं बच्चों, तो F2 और F4 तो कटेंगे, F2 और F4 तो कटेंगे। तो पहले इनकी कहानी सुनाओ कि चूंकि
F2 तथा F4 समान परिमाण व विपरीत दिशा, परिमाणों तो कैसे हैं, समान व विपरीत दिशा में होने के कारण, जो बच्चों F2 और F4 हैं परिमाण में तो बराबर है, ध्यान से देखो आप, यहां भी बल IB भी लगा हुआ है और यहां भी बल कितना लगा हुआ है, IB भी, परिमाण में तो बराबर है और दिशाओं में कैसे हैं, विपरीत होने के कारण परस्पर निरस्त हो जाते हैं, कट जाते हैं, मतलब निरस्त हो जाते हैं, जबकि लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, खैर भाई ये घटक ना तो कैंसिल भी नहीं होंगे, जुड़ेंगे भी नहीं, पर परिणामी जरूर निकल आएगा, विपरीत दिशा में तो माइनस करके निकलेगा, हो जाते हैं। अतः परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स F चाहिए क्या आपको, तो एक कौन सा है F1, एक कौन सा है F3, अपोजिट हैं तो ज्यादा में से कम घटा दिया, तो रिजल्टेंट बल बच जाएगा ILB1 माइनस ILB2, तो रिजल्टेंट बल बन गया साहब ILB1 माइनस B2। ये परिणामी बल हुआ, क्या हुआ, परिणामी बल। अब बल आ गया तो आप कार्य निकाल लीजिए, अतः कार्य का सूत्र है बल गुणा विस्थापन, और विस्थापन याद करो, कोई समय लिया है मैंने डेल्टा टी, विस्थापन V डेल्टा टी, कल खूब पढ़ाया था मैंने आपको, V डेल्टा टी, और इसमें अगर F का मान जमा दें, F का मान जमाना ILB1 माइनस B2, सही है ना, सही है, V से गुणा कर दो, कुछ मिस्टेक हुई है क्या, बल गुणा विस्थापन सही चल रहा है, B डेल्टा टी। अब बात करें I की वैल्यू जमाने की, तो अब याद करो I है क्या है, VVL, I क्या है, BVL, तो I देखो वेग, लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र का गुणनफल तो था, नीचे रेजिस्टेंस R भी आएगा, ये तो I की जगह पे आया है, L से गुणा करूंगा तो L स्क्वायर, V से गुणा करूंगा तो V स्क्वायर, और साथ में मुझे डेल्टा टी से भी गुणा करना होगा, यहां लिख दो डेल्टा टी, इतना कार्य हुआ। ये कार्य वाला लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया, लूप पर 4 बल लगे, 2 कैंसिल हो गए, 2 बलों से आपको परिणामी बल हाथ में आया, परिणामी बल से आपने कार्य निकाला और I का मान जमाया कल वाला, और याद मान होना चाहिए आपको, ट्रिक से याद करना, मैंने आपको VVL याद करवाया था और BBL में R से डिवाइड और कर देंगे ना, समझ गए यहां तक। अच्छा, एक सूत्र समीकरण नंबर 1 तो इसको लिख लो, चलो अब हम आगे बात करें ऊष्मीय सिद्धांत की, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, साफ कर रहा हूं मैं यहां तक ना, नोट कर लें जल्दी से। बात करें अगर हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या कहता है, H बराबर I स्क्वायर R डेल्टा टी, H बराबर क्या होता है, I स्क्वायर R डेल्टा टी, सारे मान जमा दो इसमें, I का मान याद आ गया BBL से, वेग, लंबाई, चुंबकीय क्षेत्र, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करिए कितना आएगा, ये गलती हो गई, मैं सोच रहा था ना क्या गलती हुई है, रुको रुको देखो, बल की जगह मुझे क्या जमाना होगा, कितना बल आया था भाई, IL V1 माइनस V2 और V डेल्टा टी, है ना, और अब I का मान जमाना पड़ेगा इसमें, I का मान कितना आएगा, LV अपॉन R V1 माइनस V2, ये तो I का मान है, इसमें L से गुणा करेंगे, B1 माइनस B2 से गुणा करेंगे, फिर B से गुणा करेंगे, यहाँ स्क्वायर लगाना भूल गए थे अपन पिछली बार ना, मैं वही तो बोल रहा था कुछ मिस्टेक लग रही है, ये समीकरण नंबर 1 है, आपस में स्क्वायर लगा लेना अपने वाले में। बात करें अगर हम I स्क्वायर की, ये तो हो गया I
सब पे स्क्वायर लगा दो और आर डेल्टा टी, आर से आर कैंसिल आ गया, तो हीट कितनी आई उसको लिख दो, इसी की टर्म लिखो, एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर B1 माइनस B2 का स्क्वायर डेल्टा टी। ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। कहानी समझ में आई? अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखना। 1 तो है इस प्रक्रम को घुमाने में कार्य, और दूसरा है हीट। जितना कार्य हुआ वही हीट में कन्वर्ट हुआ, ना ज्यादा ना कम। मतलब किस पर आधारित है ये? ऊर्जा संरक्षण की पालना होती है। तो आपको यहां एक लाइन लिखनी होगी कि समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि जब आयताकार लूप असमरूप चुंबकीय क्षेत्र में रेखीय गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र में रेखीय गति करता है, तो ऊर्जा संरक्षण की पालना होती है। बस क्लियर। जब आपका कोई आयताकार लूप असमरूप क्षेत्र में कौन सी गति करता है? रेखीय गति करता है, तो ऊर्जा संरक्षण की पालना होती है। यह आज की हमारी हेडिंग थी। अगर आप कल की हेडिंग पढ़ के आए होंगे तो इसमें ज़्यादा टफ कुछ भी नहीं है। चैप्टर नंबर 7 का थोड़ा बहुत लिंक है, काफ़ी कठिन हेडिंगों में से है, कम पूछी जाती है, पर अगर पूछी गई तो फिर बहुत से बच्चे इसको गलत लिख के आएंगे। क्लियर है भाई? अब आप इसको नोट कर लो। तो आज के लिए इतना ही, और फिर बाकी अपन अगली क्लास में देखते हैं। ठीक है?